हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सरस्वती ज्ञान संगम के यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पर। आज से हम लोग फिजिक्स की क्लास 12th की शुरू कर रहे हैं और क्लास 12th के केमिस्ट्री और बायोलॉजी की भी क्लासेस रेगुलर बेसिस पे आपको देखने को मिलेगी। जितना भी दिन बचा हुआ हमारे बोर्ड एग्ज़ाम का अभी से 2026 का, हम लोग कोशिश करेंगे कि इतना ही कम समय में अपने सिलेबस को कवर भी कर लें और साथ ही साथ उसको बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज़ भी कर लें। वीडियो के माध्यम से मैं इतना कंटेंट आपको यूट्यूब पर डिलीवर कर दूंगा कि आपको किसी भी तरह का परेशानी नहीं होगा बोर्ड एग्ज़ाम में, अगर आप मेरी वीडियोज़ के नोट अच्छे से बना लेते हैं और आप इन चीज़ों को सही तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स क्लास 12 का विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र, जिसका पहला टॉपिक हम लेते हैं आवेश। देखिए, पूरी दुनिया में कोई भी वस्तु जो होता है वो परमाणु का बना होता है और परमाणु में इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन, ये तीन मौलिक कण होते हैं। हमार मुँह नहीं हो तो ठीक है, इलाका देन इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, प्रोटॉन प्लस होता है और जो न्यूट्रॉन होता है वो होता है उदासीन, यानी उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। अब देखिए, अब परमाणु का संरचना अगर आप देखिएगा तो परमाणु के बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और परमाणु के कक्षा में जो होता है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो परमाणु से या किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन को निकाल लेना या किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन को प्रदान कर देना आसान होता है। प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को हम लोग छेड़ नहीं सकते हैं क्योंकि ये नाभिक में होता है, तो उसके नाभिक को तोड़ना पड़ेगा। और जब भी किसी परमाणु या किसी वस्तु के नाभिक को तोड़ा जाता है तो उससे इतना अधिक ऊर्जा निकलता है कि बहुत ज़्यादा स्तर पर वो हमें हानि भी पहुंचा सकता है। तो इसलिए हम किसी भी वस्तु में या तो इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं या उसमें इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। अगर उस वस्तु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या पहले से ही उतना ही है जितना कि था, तो वो वस्तु होगा उदासीन। अर्थात उदासीन वस्तुएं ऐसी वस्तुएं हैं जिसमें प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। अब हम लोग बात करते हैं कि किसी वस्तु में आवेश कब उत्पन्न होता है। तो अगर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम लोग बढ़ा दें या फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या को घटा दें, अगर किसी वस्तु को हम इलेक्ट्रॉन दे दें या उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन ले लें, तो उस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी या फिर उस वस्तु में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। तब हम कहेंगे कि वो वस्तु क्या हो गई है, आवेशित हो गई है। अर्थात अगर कोई वस्तु आवेशित है, इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर नहीं है। इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से कम है या प्रोटॉन से अधिक है। अब वही बात कहता है कि आवेश जो है, आवेश यानी कि चार्ज कब उत्पन्न होगा, जब किसी वस्तु में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगा या इलेक्ट्रॉन का अधिकता होगा। अर्थात किसी वस्तु का वह गुण जो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी या इलेक्ट्रॉन की अधिकता से उत्पन्न होता है, उसी को क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं, या उसी को क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। अब आवेश एक प्रकार का अदिश राशि होता है और जितना भी अदिश राशि होता है वो बीजगणितीय योग नियम का पालन करता है। बीजगणितीय योग नियम का पालन करता है। जैसे 2 और 2 मिला के 4 होता है, ये बीजगणित का ही है। तो बीजगणितीय योग नियम का पालन करने का मतलब है कि -2 कूलम और -2 कूलम क्या होगा, -4 कूलम, 2 कूलम प्लस 3 कूलम क्या होगा, 5 कूलम। इस तरह के जोड़ का पालन करता है बीज, इसलिए इसको कहते हैं कि यह क्या है, एक अदिश राशि है। विद्युत धारा में भी दिशा भी होता है, परंतु वो बीजगणितीय योग का ही पालन करता है, अर्थात वो भी क्या हो जाता है, अदिश राशि है। विद्युत धारा भी अदिश है। विद्युत धारा एक ऐसी अदिश राशि है जिसके पास दिशा भी होता है। नॉर्मली अदिश राशि के पास दिशा नहीं होता, उसके पास केवल परिमाण होता है। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि इसका एसआई मात्रक क्या है। तो आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम्ब, जिसे हम लोग C से दिखाते हैं। और आवेश का जो विमा होता है वो AT होता है, या फिर इसी को कई बार IT भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है। तो आवेश से ऑब्जेक्टिव में पूछता है कैसी राशि है, तो क्या बताइएगा, आवेश अदिश राशि है। पूछता है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या है, तो कूलम्ब है। आवेश का विमा क्या है, तो AT या फिर IT। पूछता है आवेश का CGS मात्रक क्या है, तो आवेश का CGS मात्रक होता है स्टेट कूलम्ब, और स्टेट कूलम्ब को ESU यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी कहा जाता है। अब इस दोनों में क्या संबंध है, एक कूलम्ब के अंदर 3 × 10⁻⁹ ESU अर्थात स्टेट कूलम्ब होता है। तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि एक कूलम्ब में कितना स्टेट कूलम्ब होता है।
या फिर आपसे पूछ सकता है एक स्टेट कोलम्ब में कितना कोलम्ब होगा, तो ये हो जाएगा 1/3 गुना 10⁻⁻9 कोलम्ब। अगर एक कोलम्ब में इतना है तो इसको अगर आप इधर लेकर आइएगा तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 1 कोलम्ब बराबर 3 गुने 10⁻9 ESU है। तो ESU यानी स्टेट कोलम्ब को अगर 1 बनाना पड़ेगा तो इधर कितना से भाग देंगे, 3 गुना 10⁻9 से, तो इधर भी उतना से ही भाग देना पड़ेगा 3 गुना 10⁻9 से, तो ये कट के हो जाएगा 1। तो 1 SU इतना कोलम्ब के बराबर है। और इतना कोलम्ब को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/3 गुना 10 की पावर नीचे प्लस में तो ऊपर में आके क्या हो जाएगा माइनस। तो एक स्टेट कोलम्ब में 1/3 गुना 10⁻9 कोलम्ब होता है, या फिर एक कोलम्ब में 3 गुना 10⁻9 स्टेट कोलम्ब या ESU होता है। ये बात याद रखिएगा। उसके बाद है कि आवेश हमारा संरक्षित होता है। 2 नंबर में पूछे जाता है कि आवेश का संरक्षण क्या है। आवेश का संरक्षण का अर्थ है कि दुनिया में कहीं भी आवेश को ना तो हम बना सकते हैं ना उसको नष्ट कर सकते हैं। ये केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में भेजी जा सकती है, अर्थात स्थानांतरित की जा सकती है। तो आवेश का संरक्षण क्या होगा, आवेश का ना तो निर्माण किया जा सकता है ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है, अपितु इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अब उसके बाद बहुत इम्पॉर्टेंट है ये क्वांटमीकरण। आवेश जो होता है वो क्वांटमीकृत होते हैं, अर्थात आवेश का क्वांटमीकरण क्या है, तो इसको अभी हम लोग समझते हैं। यहाँ पर ये जो चीज़ है इसको मिटा के समझते हैं। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है आवेश का क्वांटमीकरण क्या था, तो इसको समझिए। कोई वस्तु है तो इस वस्तु में या तो हम इलेक्ट्रॉन को देते हैं या तो हम इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, तो ही ये वस्तु क्या हो पाती है, आवेशित हो पाती है। अब हम लोग कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन को हम लोग मूल आवेश कहते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है, मूल आवेश। तो कम से कम हम कितना दे सकते हैं, मूल आवेश 1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा n इलेक्ट्रॉन कितना भी हो सकता है। लेकिन कभी भी हम 1.2 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते, या फिर 4.5 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते। यानी कि कभी भी जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो पूर्ण गुणज ही होगी। पूर्ण गुणज का मतलब है 1 2 3 4 5 6 ये, यानी कि जो आवेश होगा वो Ne होगा। E का मतलब है इलेक्ट्रॉन का आवेश, जो कि 1.6 गुना 10 का पावर कितना होता है, -19 कोलम्ब होता है। कभी भी या तो इसका 1 गुना होगा यानी कि n बराबर 1, या 2 गुना होगा, 3 गुना होगा, 4 गुना, ऐसे ही हो सकता है। कभी भी n का मान 1.5 नहीं हो सकता है। तो आवेश का क्वांटमीकरण यही कहता है कि पूरी दुनिया में आवेश का मान जो होता है, उत्पन्न आवेश का मान हमेशा ही मूल आवेश का या इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। और इसका एक सूत्र आता है जो कि क्या है, Q बराबर Na। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे समझिए कि मान लीजिए यह कोई वस्तु है, इससे 5 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया है, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुना 10 का पावर -19 कोलम्ब। तो 5 इलेक्ट्रॉन निकला तो कितना आवेश होगा, 5 गुने कितना, 1.6 गुने 10 का पावर -19 कोलम्ब। यही होगा ना आवेश। आवेश को Q से सूचित करते हैं, Q बराबर, तो ये हो जाएगा 8.0 × 10⁻⁻19 कोलम्ब। तो यहाँ आवेश का मान कितना हुआ, इतना। कैसे निकला, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना थी, 5 थी, तो n बराबर 5 हुआ। और ये क्या है, E का मान है, तो यानी कि Q बराबर क्या होता है, Q बराबर Ne होता है। जिससे यहाँ पर हमको E का मान तो पता है 1.6 × 10⁻⁻19, और जो n है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या दिखा रहा है, तो ये भी हो जाएगा यहाँ पर। तो कहीं भी आवेश का मान क्वांटाइजेशन के फार्मूला से हम लोग कैसे निकालते हैं, Q बराबर Ne से। पूछेगा आवेश का क्वांटमीकरण क्या है, तो आपको बताना है दुनिया में कहीं भी उत्पन्न आवेश का मान इलेक्ट्रॉन के आवेश का या मूल आवेश का हमेशा ही पूर्ण गुणज होता है। इसे ही आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। तो ये चीज़ आप लिख लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद है आगे आवेश का प्रकार। तो देखिए किसी भी वस्तु में जब इलेक्ट्रॉन आती है तो उस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन है ऋण आवेश, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने से वो वस्तु कैसी हो जाती है, ऋण आवेशित। तो हम कहते हैं कि आवेश का एक प्रकार क्या है, ऋण आवेश। और अगर इलेक्ट्रॉन उससे निकल जाए तो वो वस्तु क्या हो जाएगा,
धनावेश, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से घट जाएगा, तो प्रोटॉन बढ़ा तो क्या बढ़ गया, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी से धनावेश उत्पन्न होता है और इलेक्ट्रॉन की अधिकता से ऋणावेश उत्पन्न होता है। ये बात तो आपको समझ में आ गया। अब सुनिए, क्वेश्चन ये पूछता है कि किसी वस्तु को आवेशित करते हैं तो उसका द्रव्यमान क्या होगा। एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 9.1 गुना 10 का पावर -31 kg होता है। तो अगर थोड़ा सा भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा मतलब द्रव्यमान घटेगा, और थोड़ा सा भी इलेक्ट्रॉन आएगा मतलब द्रव्यमान बढ़ेगा। तो अगर हम करते हैं ऋण आवेशित तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है, वस्तु का जो मास है वो बढ़ेगा, क्योंकि ऋण आवेश तब उत्पन्न होता है जब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आता है। और कहीं पर भी अगर धनावेश उत्पन्न हुआ तो मास क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि धनावेश तब उत्पन्न होता है जब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या घटती है। तो अगर कोई वस्तु आवेशित हो रहा है इसका मतलब है उसका द्रव्यमान बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। अगर वो ऋण आवेशित हो रहा है तो बढ़ सकता है, अगर वो धनावेशित हो रहा है तो घट सकता है। नॉर्मल सी बात है जो आपको याद रखनी चाहिए। अब देखिए इसके बाद है आकर्षण और प्रतिकर्षण का एक, यानी कि अट्रैक्शन और रिपल्सन का। तो हम जानते हैं कि जब भी धनावेश के पास आती है या ऋण आवेश के पास आती है तो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। और जबकि अगर अपोजिट चार्ज आए, एक धनावेश और ऋण आवेश, तो दोनों एक दूसरे को अप्रोच करने लगते हैं, आकर्षित करने लगते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि समान आवेश में आकर्षण नहीं होता है, समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है या विकर्षण होता है, जबकि असमान आवेश में क्या होता है, आकर्षण होता है। असमान आवेश को विजातीय आवेश भी कहा जाता है। तो विजातीय आवेश में क्या होता है, आकर्षण, और सजातीय आवेश में क्या होता है, विकर्षण होता है। अब एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था कूलम्ब। एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था कूलम्ब। सर्वप्रथम इन्होंने ही बताया कि अगर दो आवेश हैं तो इन दोनों के बीच कितना बल का आकर्षण होता है या विकर्षण होता है, या फिर क्या कर सकते हैं, प्रतिकर्षण होता है। सर्वप्रथम दो आवेशों के बीच, ये जो आवेश लिए थे कूलम्ब ने वो था बिंदु आवेश। बिंदु आवेश का मतलब होता है छोटा सा गोलीय आवेश। छोटे से गोलीय आवेश को हम लोग कहते हैं बिंदु आवेश। तो दो बिंदु आवेश को इन्होंने लिया, छोटा गोला यहाँ भी, छोटा गोला यहाँ भी, और कहा कि इन दोनों के बीच का दूरी अगर r है तो, और मान लो Q1 और Q2 का कुछ ना कुछ इसका क्या होगा, मास होगा। एक मान लीजिए -10 कूलम्ब है आवेश और एक +10 कूलम्ब है, और दूरी मान लीजिए क्या है, 1 मीटर है। तो कहा कि यहाँ पर कितना बल लगेगा, तो इसके लिए कूलम्ब ने एक नियम दिया और कहा कि इसके बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को अगर हम F मान लें तो ये बल जो होगा दोनों आवेश के गुणनफल के, आवेश के परिमाण, यानी परिमाण में परी को उड़ा दीजिएगा तो क्या मिलेगा, मान यानी वैल्यू, यानी दोनों आवेश की वैल्यू के गुणनफल के क्या होगा, समानुपाती होगा। और दोनों आवेश के बीच का जो दूरी है उसके वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी दूरी जितना बढ़ाइएगा बल उतना कम होगा, और आवेश का मान जितना बढ़ाइएगा बल उतना अधिक लगेगा। समानुपाती का मतलब है कि आवेश का मान बढ़ेगा तो बल का भी मान बढ़ेगा, और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है कि दूरी बढ़ेगा तो बल घटेगा, या बल अगर बढ़ेगा तो दूरी क्या हो जाएगा, घट, क्योंकि बल तब बढ़ेगा ना जब दूरी घटाएंगे। तो यही बात कहने वाले जो क्या थे, वैज्ञानिक थे, उनका नाम क्या था, कूलम्ब। तो कूलम्ब का नियम पूछ सकता है। तो सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखिएगा, ये बिंदु आवेश के लिए ही लागू होता है। बिंदु आवेश छोटा सा गोलीय आवेश होता है। तो कहेंगे कूलम्ब के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेश अगर एक दूसरे से r दूरी पर व्यवस्थित हो तो, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कूलम्ब के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों बिंदु आवेशों की परिमाण या वैल्यू के गुणनफल के समानुपाती होती है, और दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग याद रखिएगा, दूरी के नहीं, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ये बात भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ये था हमारा कूलम्ब का नियम। अब कूलम्ब के नियम से जो यहाँ बल निकलता है, इस बल को कूलम्बीय बल भी कहा जाता है, कूलम्बीय बल भी कहा जाता है। इस बल को केंद्रीय बल भी कहा जाता है, और इस बल को विद्युत
स्थिर वैद्युत बल भी कहा जाता है या विद्युतीय बल भी कहा जाता है। तो ऐसा पूछा जाता है कोलंबिया बल की प्रकृति है, तो ये क्या है, कोलंबिया बल की प्रकृति केंद्रीय बल भी है, विद्युतीय बल भी है। ये सारे ही बल क्या है, मतलब एक ही बल का अलग अलग नाम है। एक तरह से आप पर्यायवाची शब्द इसको बोल सकते हैं। अब इसका एग्जैक्ट मान क्या निकला उसको हम लोग देखते हैं। तो कूलम्ब के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या होगा, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के क्या होगा, समानुपाती होगा, और उसके बीच के दूरी का क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो यहाँ से हमको यही नहीं मिलता है समीकरण। अब समानुपाती चिन्ह के साथ इस सब को हम एक साथ लिख सकते हैं। जब कभी भी समानुपाती चिन्ह हटता है तो ये क्या आता है, स्थिरांक आता है। यहाँ पर k एक स्थिरांक होता है। अब k के लिए ये बताया गया है कि k का सूत्र क्या होता है, 1/4πε0 होता है। k का मान 9 × 10⁻9 होता है, और ε0 का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8.854 × 10⁻12 हो जाएगा। और यहीं पे पाई का मान क्या होता है, 3.14 होता है, या फिर 22/7 आप पढ़े होंगे। तो ये तीनों चीज़ आपको याद रख लेना है। मात्रक की बात अभी हम जस्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो सूत्र निकल कर आया, ये कौन सा सूत्र है, ये कौन सा सूत्र है, ये सूत्र है कोलंबिया बल का। और कोलंबिया बल से ये अदिश फार्मूला है। कोलंबिया बल का एक सदिश रूप भी है। अदिश रूप का मतलब होता है खाली मान बताएगा, जना 10 न्यूटन का बल, तो ये अदिश हो गया। कहेगा पूर्व दिशा में 10 न्यूटन का बल, तो ये हो गया सदिश, क्योंकि दिशा भी बता रहा है। हालांकि बल तो सदिश राशि ही है, परंतु उसका अदिश और क्या मतलब सदिश रूप होता है। अभी ये बल का अदिश रूप है कोलंबिया बल का। अब कोलंबिया बल का सदिश रूप ऑब्जेक्टिव में पूछता है, तो Q1 Q2 बटा RQ, और ऊपर में क्या लिख देंगे, R। अब देखिए नॉर्मल सी बात है कि ये भी R² ही है। इस R से इस R को तो हम काट ही सकते हैं, और अगर काटेंगे तो नीचे R² ही आएगा। तो इसी में अगर यहाँ पर R कैप लगा देते हैं, R वेक्टर लगा देते हैं, तो नीचे हम RQ लिख सकते हैं। तो जब हम R² लिखते हैं तो ये क्या होता है, अदिश रूप होता है। और यही हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू ज्ञात करने के लिए इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन सदिश रूप अगर पूछेगा आपसे तो ये आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या, कूलम्ब का नियम हो गया। कूलम्ब के नियम में ये k क्या है, k स्थिरांक है। और जो E0 है, E0 के बारे में थोड़ा अच्छे से आपको बता देते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मान तो आपको बता ही दिए। E0 को मुक्त आकाश की विद्युतशीलता कहा जाता है। मुक्त आकाश की विद्युतशीलता, इसको क्या कहा जाता है, मुक्त आकाश की विद्युतशीलता। इसका मान कितना होता है, 8.854 × 10⁻12। और इसका जो मात्रक है, मात्रक, इसका मात्रक फैराड प्रति मीटर। ये ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा है, या इसको निकाल भी सकते हैं। देखिए बल बराबर क्या था, k Q1 Q2 R² था न? और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, k की जगह 1/4πε0 Q1 Q2 R²। और आप सभी को पता है कि बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो बल की जगह न्यूटन लिखेंगे बराबर। अब ये तो संख्या है, संख्या का कोई मात्रक नहीं होता, तो यहाँ 1/ε0 लिख लेते हैं। अब Q यानी इसका ऐसा ही मात्रक कूलम्ब होता है, इसका भी कूलम्ब, इसका भी कूलम्ब, तो कूलम्ब स्क्वायर। और नीचे ये क्या है, R दूरी है, तो दूरी का मीटर होता है, दूरी का स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। तो ε0 को अगर यहाँ भेजें तो न्यूटन यहाँ आ जाएगा, यानी ε0 का मात्रक होगा कूलम्ब स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं, कूलम्ब स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा। अब देखिए एक्चुअली में विद्युतशीलता शब्द का मतलब क्या होता है, सुनिए। ऐसा है कि अलग अलग जगह पर जब दो आवेशों के बीच के बल को मापा गया न, तो मतलब अलग अलग निकला। तो उस अलग अलग पदार्थ में जिसमें भी हम दो आवेशों के बीच बल को मापे और वो जो अलग अलग निकला, इसका अर्थ था कि सब में विद्युतीय गुण अलग अलग है। उसका विद्युतीय गुण ही एक तरह से विद्युतशीलता का काम कर रहा है। अलग अलग पदार्थ की विद्युतशीलता अलग अलग होती है। जैसे हवा का विद्युतशीलता आपसे पूछा जाए तो 1 होता है। धातु का पूछा जाए तो धातु का होता है अनंत। और अगर आपसे पूछा जाए
जल का, तो जल का विद्युतशीलता का मान कितना होता है? 80 होता है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि बताइए जल का आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान या फिर निरपेक्ष विद्युतशीलता का मान कितना होता है। तो जल की विद्युतशीलता का मान कितना हो जाएगा? 80। धातु का कितना? अनंत। अनंत को ऐसे करके लिखते हैं ना हम लोग, इन्फिनिटी के साइन से। और हवा का कितना होता है? तो 1 होता है। और पूछेगा एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, तो ये आप बता दीजिएगा। यहीं पर एक फार्मूला पूछा जाता है कई बार कि देखिए विद्युतशीलता जो है ना, ये अक्सर हम लोग किसकी तुलना में निकालते हैं? 2 तरह की विद्युतशीलता होती है। विद्युतशीलता एक होती है निरपेक्ष विद्युतशीलता और एक होता है आपेक्षिक विद्युतशीलता, ठीक है, या फिर इसी को कह सकते हैं सापेक्षिक विद्युतशीलता। तो आपेक्षिक या सापेक्षिक विद्युतशीलता को ER से लिखते हैं। निरपेक्ष विद्युतशीलता हुआ मुक्त आकाश की विद्युतशीलता जिसका मान होता है एप्सिलॉन नॉट, और विद्युतशीलता को सिंपल हम लोग एप्सिलॉन कहते हैं। अब देखिए ध्यान से देखिए, K का मान जो होता है ना, K का मान ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R होता है वास्तव में, ठीक है। और यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R है, ये एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन R एप्सिलॉन के बराबर होता है। तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है एप्सिलॉन R बराबर क्या होगा, तो एप्सिलॉन R बराबर क्या होगा? एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट होगा। अब यहाँ पे बस इतना समझिए कि ये सारे ही अलग अलग वस्तुओं के क्या हैं? गुण हैं। जहाँ ER का मान सबका अलग अलग होता है और E नॉट का मान क्या है? फिक्स है, 8.85 और 4 भी होता है। यहाँ तक भी आप याद कर सकते हैं इतना। और मात्रक में आप लिख सकते हैं फैराड प्रति मीटर, या फिर आप लिख सकते हैं कूलम्ब स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। और जो आपेक्षिक विद्युतशीलता है इसका मान हमने बताया सबके लिए अलग अलग होता है। हवा के लिए 1 होता है, जल के लिए 80 होता है और धातु के लिए अनंत होता है। ये जो भी चीज़ हम आपको बता रहे हैं इसको अगर आपको याद नहीं है तो इसका एक नोट्स बना लीजिए, ताकि ये आपको बेटर तरीके से, और एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही हम आपको पढ़ा रहे हैं। हम आपको ज़्यादा भगाएंगे नहीं, उतना ही बताएंगे जितना आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। बाकी अगर आप इसको और अच्छा करना चाहते हैं तो 12th के बाद भी आपके पास प्रॉपर टाइम होता है, आप मेरे से भी बेटर टीचर से पढ़ सकते हैं। मैं कोई टीचर नहीं, मैं बस इस सब्जेक्ट का एक अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ और हूँ भी अभी। इसलिए मैं चाहूँगा कि आपका बोर्ड अच्छे से क्लियर हो। कोई टीचर वाला मुझे पदवी अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है तो ये कहाँ में पूछा जाता है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। और ये हो गया किसके लिए? ये हो गया किसी माध्यम के लिए, किसी। तो अभी कहोगे कि सर अभी आप बोले थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो भैया यहाँ पे एप्सिलॉन R का मान हमने कितना दिया? 1। और एप्सिलॉन R का मान 1 कहाँ पर होता है? हवा में। तो ये जो हम लिखे थे ना, ये हवा के लिए लिखे थे और नॉर्मली यही लिखा जाता है। जो भी हम लोग K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं ये किसके लिए लागू होता है? हवा के लिए। अलग अलग माध्यम के लिए इसका मान ER पर निर्भर करता है। देखिए ER का मान 80 भी हो जाएगा। 1/4। अच्छा आप बताइए कि कहीं पे लिखा हुआ है K बराबर 1 बटा जो है 320 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो बताइए यहाँ पर जो ये K है, ये K किसका स्थिरांक है? तो आप क्या बताएंगे? यहाँ पर नॉर्मली अगर इसको हम लोग कन्वर्ट करें तो K बराबर क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन R, और यहाँ पे क्या लिखा है? 1/300 कितना? 20 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या लिख देंगे? अरे K का मान यहाँ से यहाँ पुट किए तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R होगा। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट, पाई से पाई कट गया, 4 से काटेंगे तो 80। इसका मान है ER का मान 80। किसके लिए होता है? जल के लिए। तो ये हम ऐसे ही पूछ दिए। इस तरह का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में नहीं आता है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर पूछा है कि जल का विद्युतशीलता का मान 80 होता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा है कितना होता है। तो ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा। कूलम्ब का नियम। अब कूलम्ब के नियम को अगर हम लोग आज समझ लिए हैं, कूलम्ब के नियम के अदिश और सदिश रूप को समझ लिए हैं, तो अब आगे हम लोग समझ सकते हैं विद्युत क्षेत्र के बारे में। और विद्युत क्षेत्र के बारे में समझेंगे, फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे, और उसके बाद धीरे धीरे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक शुरुआत से चलेगा और दूसरे शुरुआत से चलेगा क्या? विद्युत विभव का मान। और तब हम आपको पढ़ाएंगे क्या कि जैसे 2 आवेश है, 2 बहुत छोटा छोटा आवेश है और बहुत कम दूरी पर रखा है, तो इस वाले व्यवस्था को हम लोग विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और इसमें एक आघूर्ण उत्पन्न होता है, यानी ये घूमने लगता है विद्युत क्षेत्र में, जिसे द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं।
जिसको P से डिनोट करते हैं, P बराबर Q इंटू 2L। हालांकि इस दोनों के बीच की दूरी अगर m हो तो 2L के जगह Q इंटू क्या लिख सकते हैं m। चूँकि बीच में मध्य बिंदु होता है और आधा आधा दूरी L लेते हैं तो Q बराबर 2L। ये नहीं समझ आया कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। आज के क्लास में आपको कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, अगर आप इसको बनाना चाहें तो बना सकते हैं। आप ये सब लिख लीजिएगा। मुक्त आकाश की विद्युतशीलता का बीमा हम आपको नहीं बताए हैं, ये भी आप लिख सकते हैं। देखिए बल का बीमा होता है ML_T-2, ठीक है, और कार्य यानी W का बीमा होता है ML2T-2। ये दो अगर आपको याद है तो आप किसी का भी बीमा निकाल सकते हैं। अभी जैसे हम एप्सिलॉन नोट का बीमा निकालते हैं, ये दिख रहा है हाँ यहाँ, तो अगर एप्सिलॉन नोट का बीमा हम लोग निकालना चाहते हैं तो चलिए इसका बीमा निकालते हैं। एप्सिलॉन नोट का मात्रक तो आपको पता ही है, कूलम्ब स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो देखिए कूलम्ब यानी क्या, आवेश, तो आवेश का क्या होता है AT, तो क्या होगा A²T² हो जाएगा। आवेश का बीमा AT होता है इसलिए A²T²। और बल का याद रखिएगा, न्यूटन का ऐसा ही मात्रक बल, और इसका क्या होगा जूल। तो न्यूटन के जगह हम क्या लिख सकते हैं ML_T-2। और यहाँ पर m क्या है, मीटर है, तो मीटर को हम लोग किस में लिखते हैं, लेंथ में, L में, तो ये क्या हो जाएगा L²। अब इसको अगर हम लोग देखें तो m एक है, नीचे से ऊपर जाएगा तो -1, L यहाँ पर क्या, एक यहाँ, दो यहाँ, तो L 3 है, नीचे से ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा -3, और T यहाँ पे -2 है, और ऊपर में कितना है 2 है, तो नीचे से ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये नीचे से ऊपर जाएगा तो 2 ये और 2 दोनों जुड़ जाएगा तो 4, और ये क्या होगा 2। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। 1342 लिख लीजिएगा, 1342, और इस दोनों में माइनस लगाइएगा। ML_TA ये किसका है, किसका बीमा है, तो मुक्त आकाश की विद्युतशीलता का। यहाँ हम क्वेश्चन में दे दिए हैं तो आप लिख लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन है, निम्न की विद्युतशीलता का मान बताएं। हवा, जल और धातु, इस तीनों का विद्युतशीलता का मान बता दीजिएगा। उसके बाद देखिए एक टॉपिक मेरे से छूट गया है, अगले क्लास में अगर आप सही में पढ़ रहे हैं तो कमेंट करिएगा, इस टॉपिक को पढ़ा दीजिए सर। वो है आवेशन के तरीके। आवेशन के तरीके, चूँकि मेरे पास बुक अभी अवेलेबल नहीं है तो इसलिए मैं देख के नहीं पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो वहाँ पे टॉपिक दिया हुआ रहता है। तो ये वाला टॉपिक अगले बार अगर आप याद दिला दिए तो ये पढ़ा देंगे। उसके बाद विद्युत क्षेत्र पर हम लोग आगे बढ़ेंगे कल के क्लास में। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये क्वेश्चन जो हमने आपको दिया है इसको कोशिश करिएगा बनाने का, और बनाने का ट्राई करते रहिएगा। साथ ही जिस भी चैप्टर को हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं उस चैप्टर से रिलेटेड आपको क्या करना है, टारगेट से ऑब्जेक्टिव देखना है। टारगेट से ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा। और एक ब्रिलियंट पब्लिकेशन का आता है क्वेश्चन बैंक, जिसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दिए रहते हैं। तो ब्रिलियंट से आपको क्वेश्चन देखते रहना है, ठीक है। चैप्टर वाइज देखिएगा, कहीं कोई दिक्कत हो, जो टॉपिक हम पढ़ा दिए उसका क्या क्वेश्चन आ रहा है उसको सही तरीके से देख लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।